प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्लस टू केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 16 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस लेक्चर्स में हमारे मुख्यतः टॉपिक रहेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड टॉपिक आज का हमारा रहेगा आर्नियस इक्वेशन और थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद हेल्प ऑफ आर्नियस इक्वेशन। तो आइए हम वन बाय वन करके तीनों टॉपिक को आज अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, उससे समझने से पहले हम कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं। कैटलिस्ट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, वो भी बिना अपने अंदर कोई चेंजेस किए। यानी ए सब्सटेंस which increase the rate of reaction without any changes in itself, अपने अंदर कुछ भी चेंजेस किए बगैर जो किसी रिएक्शन की रेट को स्पीड को बढ़ा देता है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? कैटलिस्ट। ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटलिस्ट। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि दो रिएक्टेंट हैं A2 प्लस P2। इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो रही है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है AB प्रोडक्ट्स बन रहा है। लेकिन ये रिएक्शन काफ़ी स्लो रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अगर हम कुछ कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे ये दोनों रिएक्टेंट को हमने मिक्स किया और उनके अंदर हमने कैटलिस्ट कोई C वो भी हमने मिक्स कर दिया, जिससे प्रोडक्ट तो वो AB ही बनेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से कैटलिस्ट C ने अपने अंदर कोई चेंजेस किए बगैर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। इसे समझते हैं कैसे बढ़ाया। पहले जो रिएक्शन थी रिएक्टेंट A और B के बीच में, वो कुछ इस प्रकार थी कि AA के बीच का बॉन्ड था और B2 में BB के बीच बॉन्ड था, और ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलिजन कर रहे थे, और कोलिजन करने से वो प्रोडक्ट में तभी चेंज माने जाते हैं जब उनके बीच का कोलिजन इफेक्टिव हो, यानी उनकी एनर्जी बढ़कर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। वो कुछ मॉलिक्यूल्स की ऑलरेडी होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है। अगर हम उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उस दी गई एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये सारा कुछ हम पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मान लीजिए कि उसको हमने 100 जूल एनर्जी और दी, जिससे इनके बीच का कोलिजन इफेक्टिव हो गया, और वो इफेक्टिव होकर इनके पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे, जिससे प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी इन द absence ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की अब्सेंस में हम ये रिएक्शन करवा के देखते हैं, यानी हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाई एनर्जी देकर इनके बीच का कोलिजन इफेक्टिव होगा,
और जब उनके बीच का कोलिजन इफेक्टिव होगा तो इनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में ये पुराने बॉन्ड पूरी तरह टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे, यानी आपका प्रोडक्ट AB बन जाएगा। एक यहाँ से, यानी 2 मॉलिक्यूल्स AB के बन जाएंगे। इसमें आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन अगर हम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में को आए, यानी दूसरी स्थिति इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट C, अब वही रिएक्टेंट A और B जो है वो हमने कैटेलिस्ट C की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। कैटेलिस्ट C की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर, तो C की प्रेजेंस में जब हम करवाएंगे कैसे क्या होगा कि C जो कैटेलिस्ट है वो हाई एनर्जी का है, यानी वो काफ़ी एक्टिवेट है, उसमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो उस स्थिति में ये C इन A और B के साथ कोलिजन करेगा तो वो उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और जब वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इनके बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करके इनके साथ बॉन्ड बना रखा था A के साथ ही, इसी तरह B एटम ने भी B के एटम के ही साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना रखा था। लेकिन अब C उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इसने बॉन्ड बना हुआ था B ने, वो एक इलेक्ट्रॉन अब इसके साथ शेयरिंग करने की कोशिश करेगा, जिससे ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसी तरह A जो पहले आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके A आपस में बॉन्ड बनाए हुए थे, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो आउटर मोस्ट शेल का है वो अब C के साथ शेयरिंग करने की कोशिश करेगा, तो ये शेयरिंग टूट जाएगी, यानी बॉन्ड वीक हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, इनके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो आपस में शेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से एक की ट्रांजिशन स्टेट यानी बीच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जब ये बीच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ये कोई ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ज़्यादा स्टेबल न होने के कारण ये इनके बीच में जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा और इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली यानी अंत में आपका AB प्रोडक्ट बन जाएगा और C के साथ जो टेम्परेरी बॉन्ड बना था वो टूट जाएगा और C ज्यों का त्यों अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ गए कि C ने केवल जो रिएक्टेंट है उनके बीच के आपस के बॉन्ड को वीक करने का काम किया, और जिससे फिर प्रोडक्ट बड़ा इजीली बन गया और C का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो इसलिए C एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर खुद में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को इसने बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि जो पहले इनको कोलिजन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो काफ़ी एनर्जी चाहिए थी, अब C की हेल्प से वो बॉन्ड A के बीच का और B के बीच का बॉन्ड वीक कर दिया C ने, जिसके कारण अब इनके आपस में कोलिजन के लिए कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, यानी कम एनर्जी में ही इनका इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रकार C जो कैटेलिस्ट है उसने इस रिएक्शन का थोड़ा पाथ है, जो रास्ता है जो वो चेंज कर दिया। तो इस तरह से कैटेलिस्ट किसी रिएक्शन का पाथ चेंज करके उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ये कहिए कोलिजन के लिए जो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहते हैं जो उससे रिक्वायर होती है इफेक्टिव कोलिजन के लिए? एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी हाई थी पहले, लेकिन C कैटलिस्ट ने उनके अंदर के बॉन्ड को वीक कर दिया, खुद ने टेम्परेरी बॉन्ड बना के, जिसके कारण अब उसको एनर्जी कम चाहिएगी इफेक्टिव कोलिजन के लिए, यानी अब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, यानी कम चाहिएगी। तो इस कारण अब ये नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे और जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार वो रिएक्शन के रेट को
इंक्रीज कर देते हैं। ये बात हम आइए लिख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि हम अभी एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। एक कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन in forward direction as well as in backward direction। दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शंस की स्पीड को वो इंक्रीज करता है। कोई रिएक्शन चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, या प्रोडक्ट को वापस डिसोसिएट होके रिएक्टेंट बन रहे हो, दोनों डायरेक्शन में ही कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इस बात को भी हम आगे समझेंगे। ये मुख्य बिंदु था कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट डालता है। वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्यों करता है ये भी हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अभी एग्जाम्पल लिया था जो हमने कि जब रिएक्टेंट बिना कैटलिस्ट के कोलिजन करते हैं, ये इनके बीच के बॉन्ड टूटने के लिए, यानी कहिए इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तभी इनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। लेकिन जब हम कैटलिस्ट ले लेते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है, और जैसे ही वो टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है, रिएक्टेंट के अंदर के जो बॉन्ड हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण अब उनके आपस में कोलिजन के लिए, यानी नए बॉन्ड बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, यानी थोड़ी ही एनर्जी से काम चल जाएगा, तो फिर हमारे कोलिजन, जो इफेक्टिव कोलिजनों की संख्या बढ़ जाएगी, और जिससे फिर कोलिजनों की संख्या ज़्यादा होगी, तो जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा बनने का मतलब रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यानी एक बार फिर मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि कैटलिस्ट ने रिएक्शन की स्पीड को कैसे इंक्रीज किया, कि बिना कैटलिस्ट तो रिएक्टेंट के बीच में इफेक्टिव कोलिजन के लिए हाई एनर्जी चाहिए थी, इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी हाई चाहिए थी। लेकिन कैटलिस्ट ने उनकी इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए एनर्जी को कम कर दिया, क्योंकि कैटलिस्ट ने उनके साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाए, और टेम्परेरी बॉन्ड बनाए तो जिसके कारण उनके अंदर के बॉन्ड वीक हो गए। अब उनका इफेक्टिव कोलिजन के लिए कम ही एनर्जी से काम चल जाएगा, और कम एनर्जी से काम चलेगा तो फिर हमारे यानी इफेक्टिव कोलिजनों की संख्या कम एनर्जी पर ही ज़्यादा हो जाएगी, और इफेक्टिव कोलिजन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी जल्दी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये बात हम नोट करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन because it changes the path of the reaction। पाथ चेंज होने के कारण अब उनको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कम हुई, जिसके कारण रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। This new path of reaction
require less activation energy. So maximum number of molecules can absorb this small energy, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा कम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच सकते हैं. एंड नंबर ऑफ, जिससे फिर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, इंक्रीजेस. और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट की मात्रा भी बढ़ेगी, यानी रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी. तो विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. इसे अब हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं. ग्राफिकली हमें समझने के लिए आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं. ये हमने y एक्सिस पर एनर्जी को शो करेंगे और x एक्सिस पर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की प्रोग्रेस को शो करेंगे. अब जैसे कुछ रिएक्टेंट थे हमारे जिनकी एनर्जी ER हमने मान ली. अब ये रिएक्टेंट्स जो ER एनर्जी थी, तब इन रिएक्टेंट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, यानी इनिशियल टाइम पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी. लेकिन जैसे ही हमने इनकी एनर्जी बढ़ानी शुरू की और एनर्जी बढ़ानी शुरू की तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई. यहाँ जो एनर्जी है ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट को, ये जो हमारे रिएक्टेंट थे इनको इतनी एनर्जी चाहिए तभी जाके उनके बीच का ये कोलिजन इफेक्टिव होता है. यानी इफेक्टिव कोलिजन का मतलब उनके पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनने शुरू होते हैं. अब थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जाते ही रिएक्टेंट का इफेक्टिव कोलिजन होगा और वो पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनते हुए प्रोडक्ट बनेंगे. जैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट एनर्जी कुछ रिलीज हो जाएगी जिससे प्रोडक्ट बन के वो स्टेबल हो जाएंगे, यानी एनर्जी कम हो जाएगी. तो ये जो इतनी एनर्जी जो चाहिए, ER एनर्जी तो उनकी थी और थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए. लेकिन ये जो स्थिति है वो स्थिति की बात है जब कैटलिस्ट नहीं था, यानी ये जो ग्राफ बना वो बना अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए. लेकिन जब हमने इस रिएक्टेंट में कुछ कैटलिस्ट मिला दिया तो कैटलिस्ट ने रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाने शुरू कर दिए. तो फिर रिएक्टेंट उनके बीच के अंदर के बॉन्ड वीक होने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए अब उनको इफेक्टिव कोलिजन के लिए पहले की तुलना में अब कम एनर्जी चाहिएगी. यानी अब इतनी ही एनर्जी उनको चाहिएगी. ये कब, जब कैटलिस्ट हमने मिला दिया, यानी EAC लिख देते हैं. और इतनी एनर्जी गेन करके ही उनके रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में
बदलना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कैटेलिस्ट की ये जो ग्राफ है ये कैटेलिस्ट रिएक्शन का है, कैटेलाइज्ड रिएक्शन की प्रोग्रेस का है। अब कैटेलिस्ट ने क्या किया, पहले जो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी अब इतनी से काम चल गया, यानी इतनी एनर्जी कैटेलिस्ट ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी में ये डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी में इतना डिक्रीज कर दिया कैटेलिस्ट ने। तो इसी कारण अब रिएक्शंस क्या है, इतनी एनर्जी गेन करने पर, थोड़ी सी एनर्जी गेन करने पर ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और यानी कम एनर्जी पर इतनी एनर्जी अब क्या कर लेंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल गेन कर लेंगे। इतनी एनर्जी तो गेन करने के लिए तो मॉलिक्यूलों की संख्या कम बन पाएगी, लेकिन इतनी एनर्जी तो लगभग 90% मॉलिक्यूल गेन कर लेंगे, थोड़ी एनर्जी चाहिए। अब थोड़ी एनर्जी चाहिए तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल गेन कर लेंगे, और ज़्यादातर कर लेंगे तो इसलिए जल्दी जल्दी फिर वो सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। अब एक बीच में बात हमने शुरू में बात की थी कि जो कैटेलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। कैसे, अब देखिए जो ये रिएक्टेंट चाहे आपके प्रोडक्ट में बदले, चाहे ये प्रोडक्ट डिसोसिएट होकर वापस रिएक्टेंट बने, तो एनर्जी को जो कम की है कैटेलिस्ट ने, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वो इतनी ही कम की है, चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो तो भी इतनी ही कम की है। तो दोनों डायरेक्शन में देखते हैं तो जो डिक्रीज किया है एक्टिवेशन एनर्जी में कैटेलिस्ट ने वो बराबर ही किया है, इसलिए रिएक्शन की स्पीड दोनों डायरेक्शन में बराबर रूप से ही बढ़ेगी, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। इस बात को भी हम आइए नोट कर लेते हैं। एक कैटेलिस्ट इंक्रीज equally increases equally the rate of reaction in forward direction as well as backward direction. बिकॉज क्या रीजन बताया अभी हमने कि जो एक्टिवेशन एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ है कैटेलिस्ट ऐड करने के कारण वो दोनों डायरेक्शन में देखते हैं तो बराबर ही है, बिकॉज डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी is same for both direction. तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कैटेलिस्ट का इफेक्ट आप समझ गए होंगे, इसे आप पुनः रिवाइज कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार एक कैटेलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है उसे आप एक इस एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरह से समझ चुके हैं। रिएक्टेंट के बीच में इफेक्टिव कोलिजन के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत थी जब कैटेलिस्ट नहीं है, लेकिन जब कैटेलिस्ट है तो कैटेलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाना शुरू करता है, जिससे उनके बीच के अंदर के बॉन्ड वीक होने शुरू हो जाते हैं और फिर उनके इफेक्टिव कोलिजन के लिए अब कम ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण इफेक्टिव कोलिजन का नंबर बढ़ जाता है और प्रोडक्ट इजीली बनता है, यानी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। इस बात को हम रिएक्शन के मैकेनिज्म में लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन in the
presence of catalyst. क्या mechanism? When catalyst is added, जब हम catalyst ऐड करते हैं, then reactant form temporary bond, with catalyst के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। जब लोग टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ए ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इस स्टेट को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दिस स्टेट रिक्वायर लेस एक्टिवेशन एनर्जी। So, large number of molecules absorb small activation energy। जो कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादातर बड़ी संख्या में जो मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एंड फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, जिससे फिर वो सारे ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं। एंड रिएक्शन बिकम फास्ट, और रिएक्शन फिर फास्ट हो जाती है। तो आपने मैकेनिज्म भी अच्छी तरह से समझ लिया। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्नियस इक्वेशन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैप्टर में अच्छी तरह पिछले लेक्चर्स की हेल्प से ये समझ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट लॉ के अनुसार जब हम लिखते हैं तो आता है रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा बीटा एनीथिंग। यानी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कुछ रिएक्शंस के केसेस में आप लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट ए बी में चेंज हो रहा है, कोई रिएक्टेंट सी डी में चेंज हो रहा है। दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब स्थितियाँ सेम है, लेकिन फिर भी रिएक्शन ए चेंज इनटू बी वाली फास्ट है और ये स्लो है। ऐसा क्यों? यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हाई है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लो है, इसलिए रिएक्शन की स्पीड स्लो है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन आप अच्छी तरह समझते हैं टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट था। टेम्परेचर जब 10 डिग्री राइज हो जाता है तो रिएक्शन का स्पीड लगभग डबल हो जाता है। ये आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पढ़ सकते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन नंबर एक रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, नंबर दो टेम्परेचर पर, और तीसरा आप पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं एक्टिवेशन एनर्जी पर। यदि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो उस रिएक्शन का रेट हाई होता है। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को हाई एनर्जी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए, तो यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वो रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। तो मुख्यतः ये 3 पॉइंट्स रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी, ये 3 चीज़ों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। इन तीनों का आपस में
ऑर्नियस ने एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन बनाया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो और टेम्परेचर और एक्टिवेशन का एक रिलेशन बनाया कि K इज इक्वल टू A इंटू में E की पावर माइनस EA बाई RT, एक ही रिलेशन बनाया। यानी रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है? A इंटू में E की पावर माइनस EA डिवाइड बाई RT। ए यहाँ पर ऑर्नियस कांस्टेंट है, ऑर्नियस कांस्टेंट है, यानी मेनली रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड है? एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, माइनस में है पावर, तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो ये जो रिलेशन ऑर्नियस ने बनाया, इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को ऑर्नियस इक्वेशन कहा जाता है। तो ऑर्नियस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्नियस देयर इज ए रिलेशन। ऑर्नियस के अनुसार एक रिलेशन है किस किस के बीच? बिटवीन रेट कांस्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड टेम्परेचर T। According to Arrhenius equation, there is a relation between rate constant, activation energy and temperature T, given as, क्या रिलेशन है? given as K is equal to A इंटू में E की पावर माइनस EA डिवाइड बाई RT, ये रिलेशन है। और दिस इक्वेशन is called Arrhenius equation। इस इक्वेशन को हम ऑर्नियस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हेयर के क्या है? रेट कांस्टेंट, ए क्या है? ऑर्नियस कांस्टेंट। ऑर्नियस कांस्टेंट या कहिए ऑर्नियस फैक्टर, जो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर, विच डिपेंड्स on the number of collisions per second। पर सेकंड होने वाले कोलिजन पर ये डिपेंड करता है पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसलिए इसे इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ऑर्नियस फैक्टर की जगह इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं। ई ए आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर आप जानते हैं गैस कांस्टेंट।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। और टी आप जानते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। ये जो रिलेशन है, ये इक्वेशंस क्या कहलाती है? ऑर्निश इक्वेशन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ लॉगरिथम लेकर इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। टेकिंग लॉगरिथम ऑफ अबव इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन है इसका हम दोनों तरफ लॉगरिथम ले सकते हैं। हम ये नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये मल्टीप्लाई है, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जब मल्टीप्लाई हो तो लॉगरिथम ए प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। इसको और थोड़ा सा आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू क्या हुआ? नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए, यहाँ पर भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। जो पावर है वो आगे आ जाती है माइनस ए बाई आर टी, पावर आगे की, और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई, और जो बेस होता है और उसी का लॉगरिथम करते हैं तो वो वैल्यू 1 आती है। इसलिए हमारी इक्वेशन बन गई नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए, और ये प्लस माइनस ए बाई आर टी। ये जो इक्वेशन बन गई, दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड ऑर्निश इक्वेशन। दिस इक्वेशन is also called Arrhenius equation. इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हुए बेस 10 लॉग में भी चेंज कर सकते हैं। नेचुरल लॉगरिथम को बेस 10 लॉगरिथम अगर चेंज करते हैं तो आपको पता है 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। This equation can also be simplified, change into logarithm of base 10. 2.303 into my log of k is equal to 2.303 log of a माइनस ए बाई आर टी। 2.303 से इस पूरी इक्वेशन को हम 2.303 से इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2.303। डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा लॉग ऑफ के। यहाँ भी डिवाइड, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग ऑफ ए माइनस यहाँ डिवाइड करेंगे तो ए बाई 2.303 आर टी। ये इक्वेशन भी आपकी लॉग बेस 10 में चेंज हो गई। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्निश इक्वेशन। ऑर्निश इक्वेशन के 3 फॉर्म हो गई। फर्स्ट इज के इज इक्वल टू ए इंटू में की पावर माइनस ए आर टी। सेकेंड इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ए बाई आर टी। और थर्ड बेस 10 में हो गई लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ए बाई 2.303
आर टी। ये तीनों इक्वेशन हम ऑर्निश इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस ऑर्निश इक्वेशन की हेल्प से प्यारे विद्यार्थियों आप इस एक्टिवेशन एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद हेल्प ऑफ ऑर्निश इक्वेशन। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद हेल्प ऑफ ऑर्निश इक्वेशन। ऑर्निश इक्वेशन की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना। तो पहला मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड क्या है कि जो हमारी ऑर्निश इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम एक लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और जिससे हमें ग्राफ बनाएंगे। वी नो दैट ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये हमारी ऑर्निश इक्वेशन थी नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में। इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं, ये हमारा y, ये हमारा एम एक्स, ये हमारा c, दोबारा अच्छी तरह से नहीं, ये y, ये एम एक्स में ये जो ई ए बाई आर है ये हमारा m है और 1/t है जो हमारा, वो हमारा x है, और जो ऑर्निश फैक्टर का जो नेचुरल लॉगरिथम है वो हमारा c है। तो इस तरह से इसको कंपेयर करते हैं तो हम इनके बीच में एक ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा कि y एक्सिस पर जो हम लेंगे वो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ k और यहाँ पर ये 1/t, 1/t। तो अब इसके बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आएगा और ये जो वैल्यू होगी वो जो कांस्टेंट है यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, और ये जो m की वैल्यू होगी माइनस ई ए बाई आर, वो हमारा इस ग्राफ का स्लोप होगा ई ए बाई आर। इस तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का लॉगरिथम और उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की स्थिति हमें पता हो तो यानी 1/t और उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का नेचुरल लॉगरिथम के बीच में ग्राफ खींचे, और जिससे हमें एक ग्राफ खींचने से जो एक लाइन आएगी और उस लाइन का जो स्लोप होगा टेंजेंट थीटा, वो टेंजेंट थीटा जो होगा उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस ई ए बाई आर, और आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है जिससे हमें ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरह से ग्राफिकली हम ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन ए ग्राफ is plotted between लॉगरिथम ऑफ k, अगर बेस 10 वाले के इक्वेशन लेकर ग्राफ बनाए बिटवीन लॉगरिथम ऑफ k वर्सेस 1/t, देन a straight line is obtained. अब ध्यान करिए,
लॉगरिथम बेस 10 की इक्वेशन भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या थी? वी नो लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए, जिसे मैं बाद में लिखूंगा, ई ए बाई 2.303 बाई आर टी प्लस लॉगरिथम ऑफ ए। ये इक्वेशन भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हुए ग्राफ खींच रहा हूँ लॉगरिथम ऑफ के वाई एक्सिस पर, और ये 1/t है जो वो मैं एक्स एक्सिस पर ले रहा हूँ, जिससे फिर ये y हो जाएगा, ये x 1/t, ये m यानी स्लोप होगा। और इससे एक जो ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका इंटरसेप्ट होगा लॉग ऑफ ए, और इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट थीटा, यानी इस लाइन का एंगल और उसका फिर टेंजेंट थीटा लेंगे, वो इस लाइन का स्लोप होगा। और वो स्लोप जो लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो किसके बराबर आता है? माइनस ई ए बाई 2.303 आर। यानी अगर आप ग्राफ लॉग बेस 10 वाले के और 1/t के वर्सेस खींचते हो तो फिर हमारा स्लोप आता है माइनस ई ए बाई 2.303 आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इस तरह से स्लोप से आप ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ खींचते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के वर्सेस 1/t खींचते हैं, फिर स्लोप आता है आपका माइनस ई ए बाई आर, यानी इस टेंजेंट थीटा जो कैलकुलेट होगा वो इसमें पुट कर देंगे स्लोप की जगह, और जिससे आपकी ई ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 8.314 होती है, वो मल्टीप्लाई होकर ई ए की वैल्यू कैलकुलेट। इस प्रकार एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी किसी रिएक्शन के लिए आपने रेट कांस्टेंट के लॉगरिथम और उस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है 1/t, उसके बीच में ग्राफ खींचना है, जिससे ग्राफ की लाइन आएगी और लाइन से आप एंगल को मेज़र करोगे, और मैं एंगल से मेज़र करके आप टेंजेंट थीटा लोगे और टेंजेंट थीटा स्लोप की जगह रखोगे, जिससे आपको ई ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ना एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ये मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है मेथड नंबर 2, वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ ई ए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं? किसी भी रिएक्शन के लिए उसका जो रेट कांस्टेंट है वो आप दो अलग अलग टेम्परेचर पर मेज़र करोगे। दो अलग अलग टेम्परेचर पर उसका रेट कांस्टेंट अगर आप पता लगा लोगे तो फिर आप उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ rate constant of a reaction is determined at two different temperature। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पर आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर पाओगे, पता लगा लोगे, T1 एंड T2 दो अलग अलग टेम्परेचर पर आप रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन कर लेते हो, देन ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो अलग अलग टेम्परेचर पर कैलकुलेट करके उनके रेट कांस्टेंट को आप कंपेयर करके, जो अलग अलग टेम्परेचर पर एट टू टेम्परेचर पर जो आपका रेट कांस्टेंट उसको कंपेयर करके आप कैलकुलेट कर सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल T1 टेम्परेचर पर उसका रेट कांस्टेंट है K1, जिसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ K1 और इस इक्वेशन लिखेंगे
log of A minus EA by 2.303 R T1, ये हमने T1 टेम्परेचर के लिए लिखी। एंड log of K2 is equal to log of A minus EA by 2.303 R T2। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट होगा, जिसके लिए हमने अलग अलग ऑर्निश इक्वेशन लिखी। उनको हम अब कंपेयर करेंगे कैसे, एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, ये इक्वेशन हमारी 1, ये इक्वेशन हमारी 2। 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या हमें प्राप्त होगा? log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे अब हमें क्या बचेगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, ये बाई 2.303 R T2, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा EA डिवाइड बाई 2.303 R T1। और इसको हम थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लागू कर देते हैं, log ऑफ K2 डिवाइड बाई K1, और अब इसमें हम EA डिवाइड बाई 2.303 R को कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे ये 1/T1 प्लस का और माइनस 1/T2 माइनस का बच जाता है। और अब इस इक्वेशन से आप E इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट EA by putting value of T1 and T2 and K2 K1 in above इक्वेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इक्वेशन भी आपको EA की कैलकुलेशन के बहुत काम आएगी, और इस इक्वेशन पे भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, जो आप NCERT बुक से वो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।